इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। A for आमला, B for best। पर टीचर, A for एप्पल होता है। मैं हूँ आमला, एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट। मुझ में है भरपूर विटामिन सी और ढेरों रसायन जो कि शारीरिक प्रतिरक्षा को बढ़ाकर बीमारियाँ रखे दूर। मुझे रोज खाओगे तो बनोगे स्वस्थ और मजबूत। तो हुआ ना फिर A for आमला। आयुष विभाग, भारत सरकार। सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल, लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं, पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। नमस्कार श्रोताओं, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की शुरुआत आज हम जिस शख्सियत के साथ कर रहे हैं वो इतिहास में एक निर्भीक कर्म योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने हालातों से समझौता न करके हर बार उनसे लड़ने की कोशिश की और अंत में वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरा अमेरिका कर रहा था। जीवन की परेशानियों को खुशी, निराशा को उम्मीद और हार को जीत में कैसे तब्दील किया जाए, इसकी जीती जागती मिसाल थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। 22 फरवरी 1732 में ब्रिटिश शासन के अधीन पूर्वी वर्जीनिया के वेस्टमोरलैंड काउंटी में जन्मे जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपना ज्यादातर बचपन फेरी फार्म में ही बिताया। ये वो जगह थी जहाँ पर उनके माता पिता ने बागवानी का काम शुरू किया था, इसीलिए अगर इन्हें भी किसान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। जॉर्ज जब 11 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने ही बागवानी में अपनी माँ की मदद करना शुरू किया। जब वो छोटे ही थे तभी से उनमें गणित के प्रति खास रुचि नजर आने लगी थी और फिर इसी के चलते वो बतौर सर्वेयर अथवा सर्वेक्षक काम करने लगे। उन्होंने अपने इस पेशे के तहत पूरे किए गए अभियानों से पैसे के साथ साथ भूमि जोड़ना भी शुरू कर दिया। 1751 में वॉशिंगटन ने अपनी एकमात्र ऐसी यात्रा की जो कि अमेरिका से बाहर थी। इस दौरान वो अपने बड़े भाई के साथ बारबडोस आए हुए थे। इनके भाई को ट्यूबरकुलोसिस की समस्या थी और वो गर्म वातावरण की तलाश में यहाँ आए थे। उनके भाई को यहाँ आकर तो राहत पहुंची, लेकिन अब जॉर्ज को स्मॉल पॉक्स हो गया। हालांकि वो ठीक तो हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर इसके निशान कभी खत्म नहीं हुए। 1752 में जॉर्ज ने अपने इस भाई को भी खो दिया जिसने उन्हें जिंदगी जीना सिखाया था। यही वो साल भी था जब बिना किसी पूर्व अनुभव के जॉर्ज ने वर्जीनिया सेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया। 1759 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और माउंट वर्नॉन लौट आए। यहाँ इनका चुनाव वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जेसिस के लिए किया गया और फिर यहाँ इन्होंने 1774 तक अपनी सेवाएं दी। आगे आने वाले सालों में वॉशिंगटन ने माउंट वर्नॉन जगह को 2000 एकड़ से बढ़ाकर 8000 एकड़ कर दिया। यहाँ इन्होंने खेती करना शुरू किया और गेहूं व मक्का जैसी कई तरह की फसलों की पैदावार की। वैसे क्या आपको पता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन को खेती जैसे काम में बड़ा ही आनंद आता था और वो हमेशा ही नई नई फसलों के साथ प्रयोग भी करते रहते थे ताकि अन्न उत्पादन के साथ भूमि संरक्षण को बरकरार रखा जा सके। उस समय जॉर्ज ने ब्रिटिश लोगों द्वारा अमेरिकन्स पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर को खुद अनुभव किया था
और तभी उन्होंने 1774 में पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर काम करना शुरू किया, जबकि दूसरी कांग्रेस 1 साल बाद ही अमेरिकी क्रांति के कारण भंग हो गई। इस क्रांति में वॉशिंगटन का नाम बतौर कॉन्टिनेंटल आर्मी चीफ यानी औपनिवेशिक सेना प्रमुख पेश किया गया और उन्होंने अपनी बुद्धि, कौशल व वीरता से अपने आप को एक बेहतर जनरल साबित कर दिखाया। Is perilous. What is required now is one able man to build and to lead this new continental army. I have but one gentleman in mind, known to all of us. Mr. President, I propose as Commander-in-Chief our most honorable and esteemed delegate, the good gentleman from Virginia, Colonel George Washington. I commend your selection, sir. There is no more able soldier in all America. Colonel Washington would command approbation in all Americans were he to accept the position that it is now our great honor to offer him. उन्होंने युद्ध के दौरान अपने साहस का परिचय देते हुए सेना व औपनिवेशिकों को एक करके रखा। हालांकि ये बात अलग थी कि उनकी सेना के पास ना ही तो खाने के लिए अच्छा व पौष्टिक भोजन था और ना ही बेहतर प्रशिक्षण। यहाँ तक कि कई बार तो सैनिकों को सर्दियों में भी बिना जूतों के चलना पड़ता था। लेकिन फिर भी ये वॉशिंगटन ही थे जिन्होंने उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। इस तरह तकरीबन 8 साल के लंबे युद्ध के बाद अमेरिकी लोगों ने कई जीत दर्ज की। अक्टूबर 1781 में फ्रांस की मदद से इन्हें इस संघर्ष को जारी रखने में थोड़ी मदद मिली और फिर जॉर्ज की कॉन्टिनेंटल सेना ने ब्रिटिश सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद वॉशिंगटन सभी के सामने नेशनल हीरो बनकर सामने आए। (1783) में यूएस व ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुई एक संधि के बाद वॉशिंगटन को लगा कि अब उनकी ड्यूटी पूरी हो गई है और इसीलिए वो आर्मी छोड़कर माउंट वर्नॉन जाने के लिए तैयार हो गए। वो अपनी खेतीबाड़ी के काम को फिर से शुरू करना चाहते थे और अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। लेकिन फिर 1787 में संवैधानिक सम्मेलन के दौरान उन्हें ड्राफ्ट कमेटी का प्रमुख चुना गया और इस तरह ना चाहते हुए भी जनता की भावनाओं का सम्मान उन्हें करना ही पड़ा। साथ ही देश के पहले राष्ट्रपति होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ। Repeat after me. I, George Washington, do solemnly swear. I, George Washington, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. I will faithfully execute of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me, God. It is done. God bless George Washington, President of the United States. किसी को पता नहीं था कि विदेश व्यापार व भावी रणनीतियों को कैसे शुरू किया जाए, लेकिन फिर वॉशिंगटन ने धीरे धीरे कानून व्यवस्था को लागू करने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना भी की। 1796 में 2 बार राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ाने वाले वॉशिंगटन ने संन्यास ले लिया और राष्ट्र से अपील की कि वो बिना विदेशी शक्ति के खुद से ही मजबूत बनने की कोशिश करें। जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा दिए गए इस भाषण को हर साल फरवरी में उनके जन्मदिन के अवसर पर पढ़ा जाता है। It appears I have not just grown grey, but nearly blind in the service of my country. As you well know, I was among the first
to embark on the cause of our common country, and I have never left your side one moment. I have been your constant companion and witness to your distress, so it can scarcely be supposed at this last stage of the war that I am indifferent to your interests. But how are they to be addressed? I know that Congress is slow, but it is my opinion that Congress is an honorable body, and given time it will do complete justice to your merits and your sufferings. So let me entreat you, gentlemen, not to take any measures which will lessen the dignity and sully the glory you have maintained. Now is the time to show one more proof of your patriotism, to rise above your sufferings, and by witnessing the dignity of your conduct, the world will speak of the glorious example you have established for all mankind. सेवानिवृत्त होने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन माउंट वार्नर वापस आ गए, लेकिन 1799 में ठंड की वजह से इनके गले में तकलीफ बढ़ गई और फिर 67 साल की उम्र में 14 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। जॉर्ज वॉशिंगटन के जन्म स्थान को आज एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सहेज कर रखा गया है। आज हमारी पूरी टीम भी इस कंट्रीमैन को तहे दिल से सलाम करती है। आयुर्वेद भारत का धन, ऋषि मुनियों का है वरदान, आयुर्वेद करता कल्याण। जड़ी बूटियों पर आधारित आयुर्वेदिक दवाइयाँ आधुनिक तकनीक से रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज में बनती हैं और लाइसेंस फार्मेसी पर मिलती हैं। ये दवाइयाँ आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही लें। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात चाहे विज्ञान की हो, दर्शन की हो, राजनीति की हो या फिर कला की हो, हर क्षेत्र में भारतीयता की खुशबू व रंग घुले हुए जरूर नजर आते हैं। आज के दिन एक ऐसे ही कला प्रेमी का जन्मदिन है जिसने 12 साल की उम्र से ही रंगों व पेंसिल के साथ खेलना शुरू कर दिया था और आज उनकी ये जुगलबंदी देश व दुनिया के समक्ष किसी मिसाल से कम नहीं है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जन्मे सैयद हैदर रजा की, जिन्हें उनकी पेंटिंग्स के लिए आज पूरी दुनिया पहचानती है। I am grateful to my parents having given me the affection, love and sense of direction and confidence in me. It was very healthy. It was not something as many Muslim families on Islam. They were very free and open to other religions. My other teachers in the school were Brahmins mostly, and I used to go to the temple as much as I used to go to the mosque. As a matter of fact, I disliked the school, and I remember very well one day at about 11 o'clock I came back from the school and requested my mother not to let me go to the school. माँ, मैं शारा नहीं जाना चाहता, मुझे क्यों भेजती हो, मुझे शारा पसंद नहीं है। And my father talked to Nandlaji Jharia, my teacher, who was requested to take care of me because I was not really good at schools. I only wanted to look at flowers, trees, mountains everywhere. 13 साल की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हैदर रजा मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ गए और फिर अपनी कला को आधुनिकता के रंग देने के लिए पेरिस आ गए। यहाँ से इन्हें फ्रांस सरकार ने स्कॉलरशिप प्रदान की, जिसके बाद वो फ्रांस आ गए और नई तकनीक को अपनी कला में उतारने की कोशिश करने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद रजा ने अपनी कला का प्रदर्शन पेरिस समेत यूरोप के ज्यादातर भागों में किया। 1956 में इन्हें कला की सेवा करने के लिए प्रिक्स डे ला क्रिटिक से नवाजा गया। ये सम्मान प्राप्त करने वाले रजा पहले गैर फ्रांसीसी आर्टिस्ट थे। सैयद हैदर रजा ने अपना पहला कला प्रदर्शन 1946 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में किया था।
जिसके लिए इन्हें सिल्वर मेडल ऑफ द सोसाइटी से भी नवाजा गया। इनकी पेंटिंग्स की सबसे बड़ी खासियत उनमें 40 व 50 के दशक की स्थितियों को रंगों के माध्यम से जीवंत किया जाना रही। 1947 इनके लिए कई लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। हालांकि इस साल रजा जी की माताजी का साथ इनसे छूट गया, लेकिन यही वो साल भी था जब इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप की स्थापना भी की। इस समूह में भारतीय कला व यूरोपियन तकनीक के संयोग से आधुनिक कला का सूत्रपात किया गया। इस ग्रुप ने अपना पहला प्रदर्शन 1948 में किया। लेकिन साथियों, देखिए ना कैसा संयोग था कि जब ग्रुप बना तो माँ का साथ छूटा, और जब ग्रुप पहली बार दुनिया के सामने आया तो पिता ने उनसे अलविदा कह दिया। और इतना कम था क्या कि बंटवारे के कारण इनके भाई बहन सभी पाकिस्तान चले गए और अपने गमों को अकेले ही सीने में दफन कर रजा साहब आगे बढ़ते रहे। उन्नीस 1970 में रजा ने अपनी पुरानी स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर विचार करना शुरू किया और प्लास्टिक आर्ट की शुरुआत की। उन्होंने फ्रांस से भारत आने का फैसला किया और यहाँ अजंता अलोरा के अलावा बनारस, गुजरात व राजस्थान जाकर कला को निखारने का प्रयास किया। इसी दौरान रजा जी ने कला में बिंदु का प्रवेश किया और यहीं से एक पेंटर के तौर पर इनका पुनर्जन्म हुआ। अपनी कला को आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के मकसद से इन्होंने देश के युवाओं को आगे लाने के लिए रजा फाउंडेशन की नींव रखी। इस संस्था द्वारा अभी भी हर वर्ष नए कलाकारों को रजा फाउंडेशन एनुअल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सैयद हैदर रजा को उनके इन समस्त योगदानों के लिए बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास सम्मान जैसे कई कीर्तिमान इन्हें हासिल है। If I could pay myself a compliment, it would be this, that I have worked with passion, restlessly, continuously, and constantly unsatisfied with my work. I have the sentiment that I have never left India. India has been with me all the time. So much so that after 45 years in France, I am still an Indian citizen. आज पूरे देश को सैयद हैदर रजा जैसे नायाब हीरे पर नाज है और समस्त देशवासियों के साथ साथ हमारी पूरी टीम उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दे रही है। गरम चाय लो भाई, लीजिए। आगे क्या करने का इरादा है? चाचू, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर आजकल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है ना? तो तुम एलोपैथी के ही डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी बहुत लाभदायक हैं। इनकी डॉक्टर बन जाओ, इनकी आगे बहुत मांग बढ़ेगी, इनमें बहुत अच्छा करियर बन सकता है। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पता है साथियों, जिंदगी सिर्फ शोहरत कमाने के लिए ही नहीं होती, ये होती है हर उस पल को जीने के लिए जो कुदरत ने हमें दिए हैं। पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रकृति की खूबसूरती को ही अपना घर समझकर उसमें जीने की कोशिश करते हैं। आपने टीवी पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े कार्यक्रम तो देखे ही होंगे और हो सकता है कि वन ऑफ द फेमस सीरीज द क्रोकोडाइल हंटर भी देखी हो। द क्रोकोडाइल हंटर सिर्फ एक टीवी सीरीज न होकर उस शख्स के जीवन की दास्तां भी है जिसे वन्य जीव संरक्षण के अपने कामों के कारण अक्सर इसी सीरीज के निकनेम से जाना जाता है, जबकि इसका वास्तविक नाम स्टीफन रॉबर्ट स्टीव इरविन था। My dad taught me from a very early age, be at one with the snake. Feel it, son. And I am. Woo! I've got to get the camera. I've got to be right in there. I have to get right fair smack
into the action. Here we go. Look at this. Look at this. I'm going to push it. I'm going to push it to the limit. Danger, danger, danger. I jumped on a croc under the water. Whack, hit me in the head. Scarred me. स्टीव इरविन का जन्म आज ही के दिन 1964 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में हुआ था। ये छोटे ही थे जब इनकी फैमिली क्वींसलैंड आ गई और 1970 में इनके पेरेंट्स ने यहाँ बीरवाह रेप्टाइल एंड फौना पार्क की शुरुआत की। अब स्टीव को अपने स्कूल से अच्छी जगह ये जंगल ही लगता था और 6 साल की उम्र से ही उनमें रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीवों के प्रति एक विशेष लगाव पैदा होने लगा था। अक्सर वो स्कूल से देर से आते और पता है ये जनाब जाते कहाँ थे? दरअसल इन्होंने छिपकली पकड़ने का काम शुरू कर दिया था और फिर एक छोटी सी छिपकली पकड़ने से शुरू हुआ इनका कारवां बहुत ही जल्द बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने तक जा पहुंचा। इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर मगरमच्छों के संरक्षण व इनकी संख्या बढ़ाने के प्रयास करने शुरू कर दिए। 1980 में इस पार्क का नाम बदलकर क्वींसलैंड रेप्टाइल एंड फौना पार्क कर दिया, जबकि 1998 में फिर से इसका नाम परिवर्तित करके ऑस्ट्रेलिया जू कर दिया गया। वैसे स्टीव को इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो इसे अपना घर मानते थे। अक्सर शादी के बाद लोग बाहर जाकर घूमना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन इनका प्रेम वन्य जीवों से ऐसा था कि शादी के बाद इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन मगरमच्छों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान ये दोनों घंटों जंगलों में जानवरों के बीच ही रहा करते थे। If there's one thing that I, Steve Irwin, would want to be remembered for, it's be remembered for passion and enthusiasm. Conservation is my job, my life, my whole persona. In my life dealing with wildlife, I've been gored, clawed, chomped, bitten, savaged, jumped on, whacked, peed on, even groped. And every single time it's been my fault. If I get bitten, I've made the mistake. I knew what I was up against when I went in on that animal. And it's been a giant learning curve for me. I jumped on a crocodile. It's just that I've got to get the camera. I've got to be right in there. I have to get right fair smack into the action. Because this day has come where the audience, you, need to come with me and be there with that animal. If there's whales dying on the beach on the western side of Tasmania, I want to share it with you. Because if we can touch people about wildlife, then they want to save it. If you go to SeaWorld and you get to have an encounter with a dolphin, you want to save dolphins. Gone are the days of sitting back on the long lens on the tripod and looking at wildlife way over there. Come with me. Share it with me. Share my wildlife with me. Because humans want to save things that they love. My job, my mission, the reason I've been put onto this planet is to save wildlife. तो इस तरह अपनी पूरी जिंदगी वन्य जीवों के बीच गुजारने वाले स्टीव इरविन 4 सितंबर 2006 को हमसे दूर हो गए। उनकी अचानक मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और किसी को आसानी से यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने शोक संदेश जारी करते हुए कहा कि हमने और ऑस्ट्रेलिया ने आज एक वंडरफुल और कलरफुल दोस्त व बेटा खो दिया है। अमेरिका में भी सभी बड़े चैनलों ने इन्हें अपने कार्यक्रमों के जरिए श्रद्धांजलि दी। साथ ही पूरे विश्व ने भी स्टीव इरविन जैसे सच्चे जीव प्रेमी व दिलेर इंसान को अपनी सलामी दी। इरविन के लाखों करोड़ों फैंस उनकी मौत के बाद ऑस्ट्रेलिया जू में मोमबत्ती लेकर गए और उन्हें उनकी कर्मभूमि पर जाकर सलाम किया। तो साथियों, ऐसी थी स्टीव इरविन की शख्सियत, जिन्होंने जीते जी तो सभी को खुद से जोड़े ही रखा और मरने के बाद भी वो लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रहे। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की ओर से प्रकृति के इस सच्चे प्रेमी को सलाम। ओहो, पता ही नहीं चला कि वक्त कब गुजर गया। लेकिन कुछ भी कहिए,
इतने कम समय में भी बहुत कुछ जानने को मिला और हम आगे भी आपके साथ जानकारियों के इस पिटारे को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। पर बिना सवाल पूछे मैं भला कैसे जा सकती हूँ? आपको बताना है कि पीसी सोरकार का पूरा नाम क्या है। आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं borntoberemembered@gmail.com पर और साथ ही साथ कर सकते हैं हमें फॉलो हमारे फेसबुक पेज पर भी, जो है facebook.com/borntoberemembered। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन कल फिर मिलेंगे कुछ नए लोगों व नई जानकारियों के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुत करता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह। मैं डायबिटीज हूँ, मैं हृदय रोग हूँ, मैं ब्लड प्रेशर हूँ, मैं जोड़ों का दर्द हूँ। हम हमला करेंगे। घबराइए नहीं, सही दिनचर्या अपनाइए। सुबह जल्दी उठकर ताजी हवा में व्यायाम करें, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें, मानसिक तनाव दूर रखें। भाई 7-8 घंटे सोएं, फिर इन बीमारियों से कहें चल। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।